नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एक व्यक्ति एक पद, बीजेपी की नई जमावट। बीजेपी शुरू से एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की हिमायती रही है, लेकिन कई बार वक्त, मौका, ज़रूरत, इन सब को देखते हुए इस सिद्धांत से हटना भी उसे पड़ा है। लेकिन ये जो वाक्य है, एक व्यक्ति एक पद, ये कभी बीजेपी की निगाह से ओझल नहीं होता। और यही वजह है कि जब भी इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं कि पार्टी को ये लगता है कि अब इस दिशा में आगे बढ़ने का सही वक्त है, तो वो फिर इस दिशा में आगे बढ़ती है। अब चूँकि अब बीजेपी अपनी राजनीतिक जमावट के लिए आगे बढ़ रही है, समायोजन, एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है उन नेताओं का जो चुनाव नहीं लड़ पाए, लड़ने के इच्छुक नहीं थे, संगठन या अन्य पदों की इच्छा रखने वाले रहे, उन सब के लिए अब सोचा जा रहा है। और यहाँ एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला मुख्य रहेगा। इससे बीजेपी की भी कई मुश्किलें कम होती हैं और ये सिद्धांत कई मायनों में बीजेपी की सिद्धांत प्रियता जो है उसकी रक्षा भी करता है। आज इसी पर डिबेट होगी, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट और फिर डिबेट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई जमावट, कार्यकर्ताओं के लिए काम की आहट, पद की चाह में नेताओं की बड़ी घबराहट। मध्य प्रदेश में 2028 से पहले बीजेपी समन्वय के साथ सभी नेताओं को साधने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए फॉर्मूला होगा एक व्यक्ति एक पद, यानी सीनियर जूनियर सभी को एडजस्ट करके बड़ा संदेश देने का पार्टी का प्लान है। बुधवार रात मुख्यमंत्री निवास पर सत्ता और संगठन के बीच गहरा मंथन भी हुआ। इस मंथन का अमृत अगस्त के लास्ट और सितंबर में सामने आएगा। देखिए, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। संगठन पर्व जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे ही जिले की कार्यकारिणियां भी घोषित होंगी, जिले की और जो नियुक्तियां हैं वो भी होंगी और यही स्थिति अब प्रदेश की ओर बढ़ चलेगी। सामूहिक नेतृत्व में सही व्यक्ति को सही काम देना भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्राथमिकता है। बीजेपी कार्य समिति, जिलों की कार्य समिति और निगम मंडल समेत सरकारी नियुक्तियों में खाटी कार्यकर्ताओं को मौका देने जा रही है, जिसके लिए रायशुमारी से नाम बुलाए गए हैं। लेकिन कांग्रेस इन सब बातों को शिगूफा बता रही है। निश्चित से हमेशा कहते रहे एक व्यक्ति एक पद की बात तो आज तो नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। और इनके पास तो हमेशा कांग्रेस पार्टी की तुलना में कार्यकर्ताओं का संगठन एक हिजूम के रूप में रहता है, लेकिन देते किसी को कुछ नहीं है। कार्यकर्ता प्रताड़ित है, कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिलता। आज अब देने की बात आई तब बोल रहे हैं संगठन में देंगे, उसमें देंगे। महीनों निकल गए। 18 साल में किसी कार्यकर्ता को क्या दिया इन्होंने? कहीं कोई नियुक्ति की इन्होंने? कहीं कुछ किया? बीजेपी के पास संगठन तंत्र है जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसका उपयोग बेहतर कैसे किया जाए, इसी पर काम हो रहा है। कुल मिलाकर इसके जरिए कार्यकर्ताओं को खुश होना भी जरूरी है। आपने देखा क्या है पूरा मसला। हमारे सवाल देख लीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति एक पद फार्मूला पार्टी में बैलेंस, संतुलन बनाने का एक योजनाबद्ध प्लान है? क्या बीजेपी की ये जमावट 2028 की जंग में पार्टी को और स्ट्रेंथन करेगी, मजबूत करेगी? संगठन और निगम मंडल में अपॉइंटमेंट से कार्यकर्ताओं का जोश हाई होगा? ये बड़ा अहम सवाल है। और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं जितेंद्र मिश्रा जी, सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उनका बहुत स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक आशीष शर्मा जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और जय नागड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, उनका स्वागत है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी हमारे साथ हैं। मनोज, सबसे पहले आप ही से आगाज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। ज़रा समझाइए इसको कि एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला बीजेपी में नया नहीं है और बहुत परंपरा से बीजेपी इसको लेकर आगे बढ़ती रही, लेकिन वक्त, मौका, नज़ाकत को देखकर ये चीज़ बदलती भी रही है। अब क्या प्लान है? क्योंकि अब बीजेपी ये जान रही है कि अब चुनाव, चाहे वो निकाय चुनाव हो, पंचायत हो, और उसके बाद कब विधानसभा चुनाव दरवाज़ा खटखटा कर कहेगा मैं आई कम इन, कोई नहीं जानता। जी
देखिए शरद जी, ये बात सही है कि एक पद एक व्यक्ति, ये फार्मूला तो नया नहीं है, फार्मूला पुराना है। लेकिन इसमें नयापन ये जोड़ा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जब हेमंत खंडेलवाल अध्यक्ष बने तो वो ये चाहते हैं कि रायशुमारी यानी लोगों से बात कर कर हम जो पद दें प्रॉपर यानी खाटी कार्यकर्ता के हाथ वो पद लग जाए। यदि ऐसा हो पा रहा है जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके प्रयास चल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतर होगा 2028 के लिए भी और नगरीय निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव के लिए भी, क्योंकि चाहे वो कॉलेज की समितियां हों जो बनती है या फिर एल्डरमैन हो, जिले की कार्य समितियां हों, उसके बाद फिर निगम मंडल की जो बात आती है उनमें नियुक्तियां हों। जो नाम मांगे गए हैं उसमें जिलाध्यक्ष शामिल है, वहाँ के संगठन के जो जिलाध्यक्ष हैं वो शामिल है, विधायक, सांसद, पूर्व जिला अध्यक्ष। तो इन 4-5 लोगों से नाम मांगे गए और इनके बीच में जो नाम सामने आएगा जिस पर सहमति दिखाई देगी, मान लीजिए 4 लोगों ने एक नाम पद दिया है तो फिर उसको वो पद मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार इसको लेकर कुछ सवाल भी उठते रहे हैं कि क्या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जरूरत भी इसलिए पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा हो गया है। हेमंत खंडेलवाल एक अलग तरह से काम करने वाले व्यक्ति है, संगठन को बहुत नज़दीक से समझते हैं और कार्यकर्ताओं को खुश रखना 2028 के लिए बहुत ज़रूरी होगा। आप भी समझ रहे हैं कि जब लगातार सरकार सत्ता में हम रहते हैं, पार्टियां रहती है, तो फिर उसके सामने दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये एक प्रयास है, लेकिन एक व्यक्ति एक पद यही है कि जो संगठन में होगा वो संगठन में। मैं कई बार सोचता हूँ कि एक तरफ मतदाताओं को खुश करना और एक तरफ कार्यकर्ताओं को, पार्टियों की भी मजबूरी कितनी गहरी है। जनता के प्रति तो आप जवाबदेह हो ही, लेकिन अगर आप पार्टी की रैंक एंड फाइल को आपने असंतुष्ट किया तो जैसा अभी हमने देखा, कांग्रेस क्या करे, चतुर्भुज तो है नहीं कि हर हाथ को काम दे दिया, भैया ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। मुस्कुराइए मनोज जी, इस पर तो मुस्कुराहट बनती है। जी जी हाँ जी, जितेंद्र जी एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी शरद जी, अगर आप इजाजत दें जी, तो बहुत ज्यादा साहित्यिक शब्दों का उपयोग करने के बजाय मैं एक देसी भाषा में बताऊं। अरे बिल्कुल, कि स्वागत है। रायता फैल चुका है। मनोज जी का भी आशय ये था, हाँ। उसको समेटने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। आपके पास तो पुराना अनुभव है रायता फैलने का। हाँ, मैं बता रहा हूं कि जो सत्ता से जुड़ी चीजें होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त हो गई हैं और उसी का परिणाम आपके सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी एक पद एक व्यक्ति की बात करती है, समय समय पर उस फार्मूले को तिजोरी में भी रखती है, वक्त पड़ने पर फिर वो ही आलाप लेती है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है, लेकिन जब खुद का परिवारवाद आता है तो उसको किनारे करती है, उस नियम को। तो मेरा ये कहना है कि बी.डी. शर्मा निश्चित तौर पर एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन के व्यक्ति थे। उन्होंने संगठन के साथ साथ कुछ अपनी जमावट भी की है। आज भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसलिए हेमंत खंडेलवाल मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सूट कर गए, इसलिए वो नाम सामने आ गया। कितने दिन मत्थन चला, कितने दिन लगा कि आज प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी, आज हो जाएगी, लेकिन कहीं आपने देखा क्योंकि मुख्यमंत्री को पसंद का व्यक्ति नहीं मिल रहा था और आखिर चूंकि ये एक सीधे साधे व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री ने इनको पसंद किया और आज आपके अब हेमंत खंडेलवाल की जिम्मेदारी बन गई कि सबको समेटने की तैयारी जो बी.डी. शर्मा के जमाने से चल रही थी, अब उसको समेटने की तैयारी हेमंत खंडेलवाल को करनी पड़ेगी। इसलिए ना एक व्यक्ति दिखेगा आपको, ना एक पद दिखेगा, जैसी जमावट इन्हें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 28 का चुनाव शरद जी आसान नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। यह 28 का पहला चुनाव होगा, विपक्ष के हाथ में मुद्दों की भरमार होगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, उस पर सवाल खड़े होंगे, भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े होंगे। एक कर्मचारी के छापा डालिए, 52 किलो सोना, करोड़ों रुपए, हैरानी की बात है। अगर मंत्री के छापा डाल देंगे तो कितना अकूट संपत्ति निकलेगी, इस बात पे भी गौर करने की बात है। कौन सा वादा, किसान खुश नहीं सरकार से, तो अब अपने कार्यकर्ताओं को समेटने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला आपको किसी भी दिन विफल होता दिख जाएगा, क्योंकि भारतीय अब जयंत मलैया के जाने की जरूरत पड़ गई, गौरी शंकर सेजवार के घर जाने की जरूरत पड़ गई। 18 सालों में कहीं इनकी याद आई हो तो आप बताइए। एक चीज चलिए जी जी चलिए, मुझे एक कहानी 2 सेकंड की याद आ रही बोलिए है। बोलिए। एक राजा ने एक गायक को बुलाया और बुलाने के बाद गायक ने अच्छा गाना सुनाया, राजा ने उससे कहा इसको हीरे का हार दे दो, और अच्छा गाना सुनाया, उसने कहा 2 हार और दे दो। और जब वो हार उसके घर नहीं पहुंचे, वो दोबारा आया तो राजा ने कहा तुमने गाना सुनाया, मुझे आनंद आया, मैंने घोषणा की, तुम्हें आनंद आया। ये कहानी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की है शरद जी।
मैं कई बार लेकिन सोचता हूँ जितेंद्र जी कि जिस तरह से आप दोनों ही पार्टियां अपने विश्लेषण में एक दूसरे के वरिष्ठ नेताओं का जिस तरह का चित्रण प्रस्तुत करती हैं, वो बड़ा दिलचस्प तो होता है, लेकिन कितना जनता के गले उतरेगा, चाहे बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को लेकर कहे या कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेताओं को लेकर कहे। हमारे बीजेपी के साथी फ़ोन पर ही जुड़ जाएं, अगर कुछ तकनीकी तौर पर उनको सीधे जोड़ने में कोई चुनौती आ रही हो तो फ़ोन पर जुड़ जाएंगे। तो कोई और भी हमारे सहयोगी बीजेपी के कोई भी जुड़ सकते हैं साथी। विकल्प हमेशा जीवन में तैयार रहना चाहिए, और क्योंकि संकल्प और विकल्प दोनों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडजस्टमेंट का रास्ता तो होना ही चाहिए। मनोज, अभी दो साथी हमारे जो हैं उनके विकल्प हम ढूंढ रहे हैं, तो अभी आप ही मेरे लिए विकल्प हैं। इनका विकल्प जी तो हमें बना लीजिए आप। जी 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 जय नागड़ा जी जुड़ गए। मनोज, मैं लौटता हूं आपकी तरफ। जी 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 जय जी, ये जरा समझाइए, एक पद और उसी पर एक व्यक्ति की नियुक्ति, एक व्यक्ति एक पद, अच्छी बात है, आपने पहले भी देखा है, बीजेपी को बहुत करीब से देखते समझते हुए आप आगे बढ़ते रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं अब बीजेपी की तैयारी को, और जो बात ये कही जाती है बीजेपी के नेताओं के लिए, खासतौर से संगठन के मुखिया के लिए, वी.डी. शर्मा जी आए तब भी तरह तरह की बातें कही गई, उन्होंने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया। हेमंत खंडेलवाल जी आए हैं, बीजेपी का संगठन का मुखिया, उसके बारे में ये कहना कि वो ऐसा है वो वैसा है, ये कैसा है, इस पर आप रोशनी डालें थोड़ी इस पर। जी शरद जी, ये बात सही है कि खंडेलवाल जी के आने के बाद एक बार बदलाव दिख रहा है और पार्टी अपनी वापस उस जड़ों की तरफ जाती हुई दिख रही है। एक जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की कि किस तरह से पार्टी ये झंडे बैनर और उसकी राजनीति से ऊपर उठे, और कैसे जमीनी तौर पे तो कहीं ना कहीं वो पार्टी को जो कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बाद, लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद थोड़ा सा जो भटकाव आया था, उसको वापस वो पुरानी अपनी लाइन पे ला रहे हैं। और ये बात सही है कि एक व्यक्ति एक पद, चूंकि जैसा कि मनोज जी ने भी कहा कि पार्टी का इतना बड़ा एक कार्यकर्ता, इतना बड़ा आधार बन गया है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। यदि एक ही पद पे आप दो तीन लोगों को, एक ही व्यक्ति को दो तीन पद देते हैं, तो निश्चित रूप से ज्यादा लोगों को आप संतुष्ट कर पाएंगे। तो वो एक सैद्धांतिक रूप से भी ठीक है और व्यवहारिक रूप से भी ठीक है। लेकिन ये बात सही है कि ये निर्णय करने में बहुत लेट हो रहा है। जैसे कि नगर निगम की यदि बात करें तो एंडरमैन 3 साल हो गए, नगर निगम मामूली बात है, 1-1.5 साल 2 साल का समय बचेगा, तो क्या कुछ कर पाएंगे। तो ये केवल ऐसा नहीं हो कि एक पद भर दिए, लेकिन वो काम करने का यदि उनके लेकिन जय पास जी, अवसर यहाँ नहीं मिला, ये भी बड़ी तो कुछ चुनौती काम नहीं है कर पाए। कि आपके पास आकांक्षी कार्यकर्ताओं का एक महासागर है। बीजेपी के लिए स्पेशली 10 करोड़ से ज़्यादा की मेंबरशिप है, मध्य प्रदेश में ही करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। आप जब ये करते भी हैं तो आपके पास सीमित स्थान होता है, आकांक्षियों की संख्या बहुत अधिक है, और जब से कांग्रेस से बीजेपी में लोगों का आना हुआ तब से शिकायतें या चुनौतियां और बढ़ गईं कि अब हमारी सीट है ये, तो इस पर भाई साहब का भी दावा है। इसके बीच में बीजेपी को बहुत सोचना विचारना पड़ेगा कि आपने ये कर तो दिया, लेकिन उसके बाद चुनौतियां और गहरी होती चली गई। फिर निश्चित रूप से जब अपेक्षाएं ज्यादा होंगी तो लोगों को निराशाएं भी ज्यादा होंगी। और जब आप पद पे नियुक्ति करेंगे, देखिए कोई भी संगठन यदि सत्ता में लंबे समय तक रहता है तो उसकी जो बहुत सारी कमियां या बहुत सारी परेशानियां उसकी बढ़ती है। तो वो जो कभी कांग्रेस के सामने दिक्कतें थी, वो आज बीजेपी के सामने है। पहले बीजेपी के पास टिकट के दावेदार बहुत लिमिटेड होते थे, लोगों को खासतौर पे सांसद के लिए तो लोगों को ढूंढ करके टिकट दिया जाता था, लेकिन आज स्थिति बदल गई है और वो स्थिति कभी कांग्रेस में हुआ करती थी। तो जब भी आप ज्यादा पावर में होंगे तो ये स्थितियां निश्चित रूप से होंगी, और बीजेपी के सामने यही बड़ी चुनौती है कि जब उसके साथ जो अपेक्षाएं बढ़ी है, उस अपेक्षाओं को वो कितना साथ पाती है। जैसे हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय बीजेपी का बहुत सारा जो आमतौर पर बड़ा अनुशासित दिखने वाला कार्यकर्ता है या उसके नेता है, वो भी बहुत मुखर होकर के आए थे। तो पार्टी शायद उस स्थिति को अब बदलना चाहती है और चाहती है कि चुनाव के पहले वो सारे जो विरोध के स्वर हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल कैसे इन चीजों को टाला जा सकता है, इस समय वो कर सकती है। हमारे साथ बीजेपी के मध्य प्रदेश संवाद प्रमुख आशीष जी जुड़ रहे हैं, जिनका मैं क्विक रिएक्शन लूंगा।
आशीष जी, जिस तरह से एक पद एक व्यक्ति की बात है, ये बीजेपी की परंपरा का हिस्सा है, उसके ट्रेडिशन का हिस्सा है। अब आपके यहाँ बीजेपी में आकांक्षी कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा हुजूम है और इन सब को संतुष्ट करना भी संभव नहीं है, सबकी अपनी चीज़ें हैं। तो क्या, कब तक, किस तरह से आप देखते हैं समायोजन की इस प्रक्रिया को? हालांकि अनुशासन आपके यहाँ बड़ा मजबूत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी शरद जी, एक तो आज मुझे बहुत समय बाद पुनः आपको ऐसे लाइव संवाद में जुड़ते हुए देख सुन के बहुत आनंद हो रहा है। तो सबसे पहले तो बंसल न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। देखिए, क्या है कि राजनीति को और दलों को, कार्यकर्ताओं को देखने का जो नजरिया है वो जब तक आप कांग्रेस का रखेंगे तो आपको आकांक्षी नजर आएंगे, असंतुष्ट नजर आएंगे। और जब विचार के लिए काम करने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में आकलन करेंगे तो वहां पे ना आकांक्षा होती है, वहां ना कोई बहुत असंतुष्टि होती है, वहां पर सिर्फ अपना योगदान सुनिश्चित करने का एक भाव होता है। इसीलिए हम भाजपा में कहते हैं कि हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम। ये हमारा मूल मंत्र है और इसको निरंतर आगे लेकर हम चलते हैं। तो आने वाले समय में भी जो भारतीय जनता पार्टी की एक उत्कृष्ट परंपरा है, जो हमें हमारे महापुरुषों से प्राप्त हुई है, कि संगठन पर्व होता है, संगठन पर्व के बाद जब शनय शनय बढ़ते हुए हम दायित्व निर्धारण करते हैं और दायित्व निर्धारण करते में यही देखा जाता है कि किस काम के लिए किस कार्यकर्ता की उपयुक्तता होगी और उस उपयुक्तता में सामूहिक नेतृत्व क्या सोचता है। तो ये जो दौर है, ये वही दौर है। सामूहिक नेतृत्व चर्चा कर रहा है, संवाद कर रहा है, कार्यकर्ता भी अपनी बात नेतृत्व के समक्ष रख रहे हैं और इन सबके मिले जुले परिणामों के आधार पर हम दायित्व निर्वहन की जो हमारी परंपरा है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश के, भारतीय जनता पार्टी के ही संगठनों में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश संगठन आता है। तो आने वाले समय में भी ये सुनिश्चित किया जाएगा, ये जो सर्वश्रेष्ठता है, ये जो गुड टू ग्रेट का सफर है, वो इसी तरह चलता रहे और इसी तारतम्य में हमारे सारे दायित्व वितरण और निर्वहन अवश्य हो। चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगा आपका और आपसे अपेक्षा भी रखूंगा कि एक बार रूबरू भी, जिस तरह हम पहले बैठते थे उस तरह से एक बार फिर आपके साथ बातचीत होगी और बैठक होगी। जितेंद्र जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। नहीं, देखिए, आशीष जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आशीष जी ने जिस तरह की त्याग और समर्पण की बात की है, ये भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं देता है। माफ कीजिएगा, ये तो आज़ादी के समय की पार्टियों में हुआ करता था कि पद की लालसा नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी में पद की लड़ाई आपके सामने हो रही। जिस तरीके से पद बांटने में तकलीफें हो रही, जिस तरीके से, चाहे महाकौशल देख लीजिए, अभी कहाँ लड़ाई हो गई? नहीं, मैं आपको वही बता रही है। देखिए, अगर आशीष जी, जैसे जय नागड़ा जी ने भी कहा कि ये अब मंथन जो है 3 साल से रुका पड़ा है, इसका निर्णय हो जाना चाहिए। नए मुख्यमंत्री 1.5 साल में तय नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से किसको निगम मंडल दिया जाए। एल्डरमैन की नियुक्तियां पिछली सरकार से बाकी पड़ी है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं मतभेद है, जो ये निर्णय नहीं हो पा रहा है। महाकौशल में देख लीजिए, अजय बिश्नोई खुलेआम आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर के। शिवराज जी की जो पदयात्रा है, ये आप इसको आसान मत समझिए, ये भी अंदर ही अंदर एक दूसरे की सत्ता को चुनौती देने का काम हो रहा है। सेजवार क्या जाने की जरूरत क्या पड़ गई इनको? जयंत मलैया और जय नागड़ा जी ने स्पष्ट कर दिया, और क्या चाहिए आपको, कि पुनर्जड़ों की तरफ जाने का प्रयास कर रही। वही हम कहते हैं कि 20 सालों से जड़ों से कट गई और सत्ता की बुराइयां भारतीय जनता पार्टी में भी हो गई। डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी हमारे साथ हैं बीजेपी से। आपके कमेंट्स पे एक क्विक रिएक्शन उनका भी ले लेता हूं। नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन रहे हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। जी डॉक्टर वाजपेयी, स्वागत और आपकी रिएक्शन। जी धन्यवाद शरद जी। मैं जितेंद्र भाई को सुन रहा था, लेकिन जितेंद्र भाई और शरद जी, आप सब लोगों के लिए, दर्शकों के लिए मैं एक प्रश्न छोड़कर इस संदर्भ में आगे बढ़ना चाहता हूँ कि बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जब उसकी सरकार जा रही हो या गिर रही हो, कभी रात को 12 बजे नियुक्तियां करी हैं कि सुबह नहीं पता रहेगा कि सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी? ये कौन से दल ने की है? और सोचिए, वो दल के प्रवक्ता जितेंद्र भाई हमको सीख दे रहे हैं, जिसने हमेशा समय पर किया है। मैं खुद 2016 में निगम अध्यक्ष बना था,
और 2 साल रहा, 18 में हमारी सरकार चली गई, उसके बाद सभी शून्य हो जाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। उसके बाद जब दोबारा बनी तो बनने के बाद फिर शिवराज जी ने नियुक्तियां करी और उसके बाद नेचुरली सरकार हमारी जब पुनर्गठन हुआ 23 के चुनाव के पश्चात, तो उसके बाद हम सब जानते हैं, शरद जी आप भी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव, ये पहली बार हुआ है कि नगरीय निकाय चुनाव जो है वो उसका समय बदला, कोविड की वजह से जो चेंजेस हुए तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अदरवाइज इसके क्रम में हमें 1.5 साल हमेशा लगता आया था। तो मुझे लगता है कि हम एक सामान्य प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। और आपकी जितनी भी रीडिंग्स हैं, हम मर्यादित तरीके से और अनुशासन को रखते हुए, बिल्कुल आपने सही कहा शरद जी, हमारे लड़ाई कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है जितेंद्र भाई कि हम रात को 12 बजे घोषणा करके अगले दिन सरकार जा रही हो ऐसे समय पे नहीं करेंगे। कोशिश करिएगा कि अपनी सरकारें जहां बनती हैं वहां पर थोड़ा सा कार्यकर्ता को साथ ले। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी। अब 2 क्विक कमेंट्स आप दोनों जर्नलिस्ट से मैं लेना चाहूँगा। मनोज, नियुक्तियों की ये जो रेखा है ये बहुत साफ होनी चाहिए, ऐसी मान्यता आरंभ से होती है। आपके दिमाग में एक बहुत स्पष्टता हो, हालांकि राजनीति में ये बहुत कठिन है, हम कह बड़ी आसानी से देते हैं कि साहब फटाफट आप निगम मंडल कर दीजिए और नियुक्तियां जो पेंडिंग है वो कर दीजिए, लेकिन अगर ये हो, एक स्पष्टता हो, एक पहले से ही विचारण हो वरिष्ठ नेताओं के साथ, संगठन के साथ, सरकार के साथ, तो सारी चीज़ें बहुत सहजता से हो जाती हैं और इसके लाभ भी मिलते हैं। निश्चित तौर पर आपको पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव और आगे आने वाले चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। देखिए, हेमंत खंडेलवाल जहां तक मेरी जानकारी है वो इसी लाइन पर काम कर रहे हैं कि जो स्पष्टता है, जो स्पष्टता है वो दिखाई दे। लेकिन शरद जी, इस बीच में कुछ चुनौतियां भी होंगी। आप देखिए, रायशुमारी करने जो लोग गए हैं, जो रायशुमारी के लिफाफे, बंद लिफाफे आए, उसके भीतर क्या होगा वो अलग मुद्दा है। लेकिन कई जगह से जो मेरे पास खबरें ये भी आ रही कि जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए तो खाटी कार्यकर्ता के नाम तो उसमें दिखाई देंगे, जो मेरे पास खबरें हैं। लेकिन क्या कांग्रेस से आने वाले कार्यकर्ताओं के कारण कोई ऐसी स्थिति भी निर्मित होगी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? तो मुझे लगता है ये एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के भीतर जरूर दिखाई देगी और हेमंत खंडेलवाल जी के लिए भी शायद ये चुनौती बनेगा और इसीलिए रायशुमारी कराई गई। लेकिन मैं तारीख आपको बता रहा हूँ कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक जो जिलों की नियुक्तियां हैं वो संपन्न हो जाएगी। एल्डरमैन जिसकी चिंता की जा रही थी शायद वो भी मिल जाएंगे, लेकिन निगम के लिए मुझे लगता है सितंबर तक रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, यही खबर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सबसे पहले एल्डरमैन और ज़िलों का जिस तरफ आपने संकेत किया मनोज, वही नियुक्तियां आने वाली हैं। जय जी, आपका 3 दशकों से ज़्यादा का अनुभव है, कहाँ ये गाड़ी अटक जाती है? निगम मंडल कोई ऐसा बहुत ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं है कि बड़ी आकर्षक है, बड़ा भारी वेतन है। हाँ, राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाता है, लेकिन अब तो माफ़ कीजिएगा कि जो पात्र नहीं है वो भी अपनी गाड़ियों में पोर्टेबल बत्ती रख के चल देते हैं, शौक पूरा कर लेते हैं। तो अब वो ज़माना, मतलब अब वो चीज़ें रही नहीं। फिर किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से, इसकी जमावट किस तरह से होनी चाहिए राजनीतिक दलों में? शरद जी, पहले तो मैं बात करूंगा कि जब ये आदर्शवादी बातें लगती हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक उसमें, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक बहुत साधारण सा मनोविज्ञान है। जो सत्ता में आता है वो पूरा केंद्रीकरण करके रखता है। हमने पहले भी देखा, सत्ता में मुख्यमंत्री अपने सारे पावर होते, निगम मंडल के लोग से केवल पद लिखाने के अलावा गाड़ी और इससे ज्यादा बहुत, आप यदि दिमाग पे जोर देंगे तो बहुत कम नाम ऐसे होंगे जो निगम मंडल के रूप में जिनका काम आपको याद होगा। जैसे मैं हाउसिंग बोर्ड में कनक तिवारी जी हुआ करते थे, या पहले कभी कुछ ऐसे बहुत उंगलियों पे आप गिन ले, लेकिन बाकी केवल अपने क्षेत्र में केवल पद से ज्यादा यदि आप काम नहीं कर पाए तो फिर उसका कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, आप व्यक्तिगत रूप से आपने कुछ लोगों को संतुष्ट कर दिया, लेकिन यदि वो काम करने का उनको खुला मौका नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता कि इससे आम आदमी को कोई। अब तो जय जी, बल्कि कई बार उल्टा हो जाता है कि निगम मंडल में अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति को बिठा दिया, सबसे पहला टकराव सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव से होता है। निश्चित रूप से जी 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 जी, तो ये भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि कहाँ निगम का कार्य स्मूथ हो। वहाँ तो ये हो जाता है कि मेरी नोटशीट किसने रोकी, कहाँ है प्रमुख सचिव, मैं सीधे बात करूँगा, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचूंगा, अपनी बात करूंगा। ये कांग्रेस के समय का भी सच है, ये बीजेपी के समय का भी सच है। ये बिल्कुल सच है। हमने कई मंत्रियों को भी देखा है कि एक छोटा सा ट्रांसफर, छोटा सा अधिकार उनके पास नहीं होता। वो फ्रस्ट्रेशन तो आपको कहीं ना कहीं जगह जगह पे दिखता भी है। बड़े मंत्रियों के फ्रस्ट्रेशन भी सामने आए हैं। तो मुझे लगता है कि बातें आदर्शवादी कहना और व्यवहार रूप में होना, दोनों में बड़ा फर्क है।
बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, वक्त की मर्यादा है, फिर भी 10 सेकंड में बोल लीजिए। जी जितेंद्र। देखिए, इस विमर्श का निचोड़ जो निकल के आया, चाहे हितेश जी हो चाहे आशीष जी हो, उन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है, लेकिन दो निष्पक्ष पत्रकार जो बैठे उन्होंने इस बात को चेताया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चीजें आसान नहीं है, सरकार के साथ जो बुराइयां आती। अब देखिए जय नागड़ा जी कैसी, मनोज जी ने कितनी बढ़िया बात की कि आप अपने खाटी कार्यकर्ता को किनारे करके मनोज जी ने ये नहीं कहा है, मनोज जी आप निचोड़ आप निकाल सकते हैं कांग्रेस का, तो आप मनोज जी के कथन का निचोड़ साथ आप क्या करेंगे? जय नागड़ा जी के निचोड़ का और मेरे कथन के निचोड़ को निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कांग्रेस का निचोड़ है, विशुद्ध रूप से जितेंद्र जी का कांग्रेस के लिए निकाला गया निचोड़ है जी। वो ये आया कि आसान राह नहीं है, हेमंत खंडेलवाल जी का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन मुश्किलें खड़ी हैं। वक्त बताएगा, लेकिन जितेंद्र जी काफी मतलब एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि उनकी पार्टी में जो रस्साकशी हुई है, अब बीजेपी में उसकी बारी आने वाली है और रस्साकशी होगी, पद मिलेंगे, जिन्हें नहीं मिलेंगे वो उसी तरह नाराजगी जताएंगे। बहरहाल ये राजनीति का हिस्सा है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि फिनिशर सबसे इम्पॉर्टेंट है। ज़रूर कई बार चुनौती आती है कि 25 गेंदों में आपको 75 रन बनाने हैं, लेकिन यही फिनिशर की भूमिका सामने आती है और बीजेपी इसमें बेहतर फिनिशर के तौर पर सामने आती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का और नमस्कार।